नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साइकोलॉजी प्रैक्टिकल स्पैन ऑफ अटेंशन के बारे में बात करूंगा। इसको किस तरीके से कंडक्ट करना है तथा इसके साथ ही साथ इसका थ्योरेटिकल आस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल आस्पेक्ट किस तरीके से लिखा जाएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। सबसे पहले ये देखिए, ये टेचिटोस्कोप है और इसमें कार्ड लगाया जाता है। आप चूँकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप एक्सपेरिमेंटर होंगे और आपके साथ हाई स्कूल लेवल का एक बच्चा होगा, वो सब्जेक्ट होगा और जो आप कार्ड लगाएंगे वो यहाँ पर देखेगा। कार्ड यहाँ पर लगाया जाता है और इसमें एक लीवर होता है, जिससे लीवर दबाने से कार्ड नीचे गिर जाता है। आपको इसी साइज़ का कार्ड बनाना होगा और इसमें कार्ड कई लगाए जाते हैं या किस तरीके के आपने जिस तरीके से आपने अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड कर रखा है वो आप इसमें लगा सकते हैं। जैसे कुछ डॉटेड कार्ड होते हैं जिसमें बिंदु बने होते हैं। इसके साथ ही साथ सार्थक शब्द अथवा सार्थक शब्दों का कार्ड बनाकर इसमें लगाया जाता है और उसके द्वारा भी दिखाया जाता है। तो आप जिस तरीके से आप इस पर विस्तार देखना चाहते हैं, ध्यान विस्तार देखना चाहते हैं, उस हिसाब का आप इसमें कार्ड बना सकते हैं। इसमें कार्ड लगाने के बाद और सब्जेक्ट जब देख ले थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद से कार्ड हटा दिया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि इसमें क्या लिखा है। तो इसमें जो हम आपको बताएंगे उसमें सार्थक और असार्थक शब्दों को लिया गया है और उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से सार्थक शब्दों का ध्यान विस्तार अधिक होता है और असार्थक शब्दों का ध्यान विस्तार उतना नहीं हो पाता है। तो ये पूरा चीज़ इसमें बताया जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट इस ऑपरेटर से लगभग 1 फीट की दूरी पर बैठेगा और उसका आई कांटेक्ट इस तरीके का होना चाहिए कि यहाँ पर कार्ड उसको ठीक ढंग से दिखाई दे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले इसमें ऑपरेटर्स में देख लेना है कि ये ठीक ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप कार्ड लगाएंगे और लीवर दबाने के बाद कार्ड ना गिरे तो फिर आपका टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगा। इसमें हम और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के तुरंत बाद, यानी कि आपने कार्ड दिखा लिए, आपने टिक लगा लिया, उसके तुरंत बाद आप सब्जेक्ट को एक कागज़ देंगे और कहेंगे कि जो आपने इसमें अनुभव फील किया है या जो आपने अनुभव किया है वो आप इसमें लिख दीजिए। वो हो जाएगा आपका इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट, अंतर्दर्शन विवरण। और अंतर्दर्शन विवरण लिखवाने के बाद नीचे उससे साइन करवा लेंगे। अब इसमें किस तरीके से कार्ड आपको बनाने हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। ये सार्थक शब्द जो आप बना के इसमें रखेंगे और कार्ड में दिखाते समय इस तरीके का कार्ड होगा। फिर असार्थक शब्द, असार्थक शब्द इस तरीके का होगा और अशुद्ध सार्थक शब्द ये इस तरीके का होगा और ये इस तरीके से आपको कार्ड दिखाने हैं। अब इसके बाद से आपको थ्योरेटिकल आस्पेक्ट इसका किस तरीके से लिखना है वो हम देख लेते हैं। प्रयोग है तो प्रयोग नंबर जिस नंबर का होगा, ज़रूरी नहीं है इसमें 3 नंबर लिखा है, आपका ये पहले नंबर पे हो तो आप पहला नंबर लिख सकते हैं। प्रयोग का नाम सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। फिर अवधान का अर्थ लिखा गया है, उदाहरण सहित समझाने की कोशिश की गई है। फिर उसके बाद से उसकी परिभाषाएं रॉस के अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार, मन के अनुसार और उसके अनुसार उसका विश्लेषण करके बताया गया है कि अवधान एक प्रक्रिया है। अवधान की प्रक्रिया में विशेष शारीरिक मुद्रा होती है। अवधान में सिर्फ कुछ ही उद्दीपन या वस्तुएं चेतना केंद्र में आते हैं। अवधान का स्वरूप ऋणात्मक होता है। ये पूरा परिभाषाओं के द्वारा इसको समझाया गया है। फिर उसके बाद से अवधान की विशेषताएं। अवधान की विशेषताओं में सबसे पहले आ जाएगा अवधान का स्वरूप चयनात्मक होता है। फिर दूसरा है अवधान में तत्परता या अनुक्रियाशीलता की स्थिति होती है। तीसरा है अवधान उद्देश्यपूर्ण होता है। अवधान का विस्तार सीमित होता है। फिर अवधान में विभाजन का भी गुण होता है। अवधान में अस्थिरता या चंचलता का गुण होता है। अवधान की प्रक्रिया में विशेष शारीरिक मुद्रा होती है।
फिर अवधान के प्रकार। अवधान के प्रकार में पहला होगा ऐच्छिक अवधान, दूसरा अनैच्छिक अवधान, अभ्यासिक अवधान, फिर उसके बाद से अवधान के निर्धारक। अवधान के निर्धारक में यहाँ बताया गया है बाह्य निर्धारक और आंतरिक निर्धारक। फिर आंतरिक निर्धारक में अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण, मनोवृत्ति, लक्ष्य। बाह्य निर्धारक में उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन में परिवर्तन, उद्दीपन में गति, उद्दीपन की पुनरावृत्ति, उद्दीपन का आकार, उद्दीपन की नवीनता, उद्दीपन की अवधि, उद्दीपन की विषमता। फिर अवधान का शैक्षिक आशय। शैक्षिक आशय क्या है ये पूरा बताया गया है यहाँ पर। कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट रखें। इसके लिए वे ध्यान के बाह्य कारकों को काम में ला सकते हैं। इन कारकों का उपयोग करके शिक्षक अपनी बातों को अधिक रुचिकर बना सकते हैं और तब छात्र अपने आप ही उनकी बातों की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर देंगे। इसी तरीके से अलग अलग शैक्षिक आशय बताए गए। ये पूरा। इसके साथ ही साथ आप और भी चीज़ें अगर आपको मटेरियल मिल जाता है तो आप इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में लिख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, या आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं लिखा जाता है। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जाता है कि आप अगर एग्ज़ाम में वाइवा हो तो आप अच्छे से इसको बता सकें। तो जितना भी मैटर आपको मिले आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि सिर्फ आप इतना ही लिखिए। आपको और भी बुक से मिल जाए मैटर तो आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रियात्मक पक्ष यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा प्रयोग का नाम, स्पैन ऑफ अटेंशन या ध्यान विस्तार। फिर उद्देश्य, इन उद्देश्यों पे आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। तो पहला है प्रयोज्य के ध्यान विस्तार का सार्थक तथा निरर्थक शब्दों के माध्यम से निर्धारण करना। दूसरा है प्रयोज्य द्वारा अपनाए गए वाचन के क्रम का अध्ययन करना। तीसरा नियम, मन की चेतना में स्थिति की समग्रता निहित होती है। स्थिति के किसी अंश का समावेश प्रयोज्य के मन में समग्र वस्तु को उसके सामने प्रस्तुत करने की विधि पर निर्भर करता है का परीक्षण करना। परिकल्पना क्या है? सार्थक शब्दों का बोध विस्तार निरर्थक शब्दों के बोध विस्तार से अधिक होगा। चर, स्वतंत्र चर इसमें है विभिन्न प्रयासों में प्रयोज्य को दिखाए गए सार्थक तथा निरर्थक शब्द। परतंत्र चर, विभिन्न प्रयासों में प्रयोज्य द्वारा दोहराए गए अथवा पढ़े गए सार्थक और निरर्थक शब्द। विषयी का विवरण, इसमें विषयी के विवरण में नाम उसका लिखा जाएगा, आयु, एज, लिंग, शैक्षिक योग्यता, हाई स्कूल लेवल का बच्चा होगा तो हाई स्कूल लेवल का, और अगर आप अपने साथी के बच्चे के साथ कर रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं। फिर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, नेचुरल सी बात है कि सामान्य होगा, अब नॉर्मल चाइल्ड पर ये प्रयोग नहीं हो सकता है। फिर प्रयोगकर्ता का विवरण, प्रयोगकर्ता के विवरण में आप अपना विवरण देंगे, आप अपना नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद से आयु, एज, आपकी क्या एज है, और शैक्षिक योग्यता, आपकी शैक्षिक योग्यता यानी कि जो आप कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स आप इसमें लिख देंगे। फिर दिन, दिनांक, समय तथा प्रयोग का स्थान। दिन, दिनांक कौन सी है, दिन कौन सा है, समय किस समय से किया, और स्थान साइकोलॉजी लैब या मनोविज्ञान प्रयोगशाला। फिर उसके बाद से आएगा, पहला होगा टेचिटोस्कोप, दूसरा सार्थक शब्दों के कार्ड, फिर निरर्थक शब्दों के कार्ड, फिर अशुद्ध सार्थक शब्दों के कार्ड और स्टॉप वॉच, विराम घड़ी। फिर प्रारंभिक तैयारी। प्रारंभिक तैयारी में सर्वप्रथम वातावरण को शांत, प्रकाशयुक्त एवं हवादार रखा गया तथा ध्यान भंग करने वाले कारकों को नियंत्रित किया गया। नेक्स्ट है
विषयी की आँखों का लेवल तथा यंत्र के स्क्रीन का लेवल एक सीध में रखने के लिए चिन्ह टेस्ट का प्रयोग किया गया। फिर प्रयोज्य को यंत्र के लगभग 1 फीट की दूरी पर बैठाया कि स्क्रीन स्पष्ट रूप से देख सके। फिर सभी सार्थक निरर्थक अशुद्ध सार्थक शब्दों वाले कार्डों की जांच की गई कि वो ठीक से लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए और कार्ड का साइज ठीक है या नहीं है। प्रयासों से पहले विषयी से शब्दों के कार्ड छुपाकर रखे गए। विषयी को निर्देश भली भांति समझा दिए गए। ये इसकी प्रारंभिक तैयारी में रखा गया है। फिर सावधानियाँ, क्या सावधानियाँ रखी गई हैं कि जो भी आपने प्रारंभिक तैयारी की है या जो प्रैक्टिकल करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसमें आप क्या क्या सावधानी रखेंगे। वातावरण शांत रहे, विषय बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, कार्ड में जो शब्द लिखे गए हैं ठीक ठाक लिखे गए हैं, कार्ड इस तरीके के लिखे गए हैं कि आगे जो लिखा गया पीछे दिखाई ना दे सारी चीज़ें, और विराम घड़ी की भी जाँच अच्छे से कर ली जाए कि वो ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद से आएगा निर्देश आप समझते हैं कि जो आपको एक्सपेरिमेंट करवाना है उसको आप ठीक ढंग से आप उसको बता दें ताकि वो जब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करे तो उसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये पूरी एक एक चीज़ अच्छे से समझा दी गई है और उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। फिर वास्तविक प्रक्रिया में आपको मालूम है कि वास्तविक प्रक्रिया में जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और वहाँ से लेकर जब तक आप एक्सपेरिमेंट करते हैं पूरा उसमें स्टेप बाय स्टेप लिख दिया जाता है कि सर्वप्रथम विषय को किस तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करके उसको सारे निर्देश समझा करके उसके साथ प्रयोग आरंभ किया गया और एक एक कार्ड दिखाए गए। एक एक कार्ड दिखाने के बाद जब सारे काम हो गया तो फिर उसको इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखने के लिए कागज़ दिया गया और लिखवाने के बाद फिर उसको सहयोग के लिए धन्यवाद कहा गया। ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होगी। फिर उसके बाद से प्रायोगिक परिणाम। तो पहला जो टेबल बनेगा वो होगा सार्थक शब्दों का विस्तार, ठीक है, और उसमें पहला होगा क्रम संख्या, फिर दिखाया गया शब्द यानी कि स्टिमुलस वर्ड, फिर पढ़ा गया शब्द जो रिस्पॉन्स आया प्रतिक्रिया, और फिर परिणाम और टिप्पणी। तो ये इस तरीके से आपको करना होगा। फिर दूसरा होगा तालिका नंबर 2, इसमें निरर्थक शब्दों का विस्तार। निरर्थक शब्दों के विस्तार में पहला वही क्रम संख्या जो स्टिमुलस वर्ड है या दिखाया गया शब्द, फिर पढ़ा गया रिस्पॉन्स जो दिया गया, फिर रिजल्ट और टिप्पणी। फिर तालिका 3 में अशुद्ध सार्थक शब्दों का ध्यान विस्तार, और फिर इसमें वही रहेगा क्रम संख्या, दिखाया गया शब्द, पढ़ा गया शब्द और परिणाम और टिप्पणी। और बीच में ये कागज़ एक लगा दिया जाएगा अंतर्दर्शन विवरण का, यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएंगे। ये बीच में कागज़ लगाया गया है, इसके आगे का जो कंटिन्यूएशन जो अभी आप नहीं देख पाए वो ये है। ये जो था ये तो बीच में इंट्रोस्पेक्शन का जो कागज़ होता है वो बीच में लगा दिया जाता है। और फिर परिणामों की व्याख्या। परिणामों की व्याख्या में पहला है सार्थक शब्दों के ध्यान विस्तार की व्याख्या। निरीक्षण तालिका 1 से हमें यह ज्ञात होता है कि विषयी ने सार्थक शब्दों के ध्यान विस्तार में कितनी रुचि दिखाई। विषयी को 2 से लेकर 12 शब्दों तक के सार्थक शब्दों के कार्ड दिखाए। इन 11 शब्दों के कार्ड पर लिखे हुए शब्दों की विषयी ने सही प्रतिक्रियाएं दी और वर्षत कम समय भी लिया। इससे यह पता चलता है कि सार्थक शब्दों के प्रति विषयी का ध्यान विस्तार अति उत्तम है। सेम इसी तरीके से सेकंड यानी कि निरर्थक शब्दों के ध्यान विस्तार की व्याख्या टेबल के अनुसार जैसा भी आपने अनुभव किया वहाँ पर लिख दिया जाएगा कि 5 सही और 6 गलत प्रतिक्रियाएं दी हैं, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा। और तीसरा है अशुद्ध सार्थक शब्दों के ध्यान विस्तार की व्याख्या, और फिर उसके बाद से ये भी टेबल के अनुसार ही किया जाएगा। और फिर उसके बाद से निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में जो टेबल के अनुसार और जो आपने व्याख्या की है कि सार्थक शब्दों की प्रति विषयी का ध्यान विस्तार अधिक प्राप्त हुआ, वो आप टेबल में भी देख रहे हैं कि सार्थक शब्दों का उसने सही सही बता दिया और बाद में उसने असार्थक शब्दों का और अशुद्ध सार्थक शब्दों को बताने में उसने गलती की है। तो परिकल्पना की जांच। प्राप्त परिणामों की व्याख्या से ज्ञात होता है कि सार्थक शब्दों की
के प्रति विषयी का ध्यान विस्तार निरर्थक शब्दों के ध्यान विस्तार से अधिक है, अतः हमारी परिकल्पना सत्य सिद्ध हुई। अब शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ में पहला है, इस प्रयोग की सहायता से शिक्षक ध्यान विस्तार को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाकर शिक्षण की स्थिति में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा, इस प्रयोग की सहायता से शिक्षक बच्चों के बीच पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, शिक्षक छात्रों को ध्यान के विस्तार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ। इसमें आपने इस प्रयोग को करने के लिए जिन जिन बुक्स की हेल्प ली है वो आप इसमें लिख सकते हैं, और लिखने का तरीका यही होगा, आप इसके आधार पर लिख सकते हैं। जितनी बुक्स आपने देखी है इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए, आप सभी का इसमें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जिनको देखी है उन्हीं को। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिकल आपने समझ लिया होगा, और इसके आधार पर आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अगर आपके कोर्स में ये प्रैक्टिकल है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।